हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सतह से फतह में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम सेट 5 का डिस्कशन लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? तो संविधान के अनुसार यदि आप पंचायत सदस्य बनना चाह रहे हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। बात करें हम लोग 18 वर्ष, तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन, क्या 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। पूछता है 61वां संविधान किससे जुड़ा हुआ है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। बात करें हम लोग राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद सदस्य चुने जाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। बात करें हम लोग देहरादून की, तो देहरादून में पहला लाइकेन पार्क खोला गया। क्या खोला गया है? पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है? तो पहला लाइकेन पार्क देहरादून में खोला गया है। जबकि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं क्रियान्वयन से संबंधित है? तो वैश्विक व्यापार जैसी बात आ गई तो इसका क्या हो जाएगा? WTO। WTO की बात करें तो WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WTO की स्थापना की बात करें तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। WTO से संबंधित एक प्रश्न पूछता है कि WTO की पूर्ववर्ती संगठन कौन था, मतलब इससे पहले संगठन क्या था? तो WTO से पहला संगठन गैट था, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी स्थापना 1947 में हुआ था और इसी को बदल करके 1995 ईस्वी में WTO कर दिया गया। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा है। बात करें हम लोग IMF की, तो IMF की स्थापना 1945 में किया गया था और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में। यहाँ वाशिंगटन DC में, DC का मतलब क्या होता है? DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बात करें हम लोग IMF के अध्यक्ष की, तो IMF के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। IMF के अध्यक्ष कौन है या IMF प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। बात करें हम लोग WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस। सवाल आ जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और WHO के महानिदेशक की बात करें तो WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनोम है। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एधनोम है। बात करें हम लोग ILO की, तो ILO विश्व भर में मजदूर के लिए काम करने वाली संगठन है, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। का होगा इसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। बात करें हम लोग ILO के मुख्यालय का, तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। कहाँ है दोस्तों? ILO का मुख्यालय जेनेवा है। ILO के अभी वर्तमान में महानिदेशक
तो वर्तमान में महानिदेशक इसके गिलबर्ट हैंगवो है। गिलबर्ट हैंगवो क्या है दोस्तों? तो गिलबर्ट हैंगवो ILO के महानिदेशक है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम है। IMF की अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। WTO की महानिदेशक एंगोजी ओकोंजा इवोला है, जो WTO की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई है। अगला प्रश्न है 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक डैश मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुरजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिलियन। जिस शहर का जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है उसको अर्बन एग्लोमेरेशन या मेगा सिटीज के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो दिसंबर 1947 की बात हो रही है, अर्थात स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बच गए थे। बात करें हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया का, तो संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, वो संविधान निर्माण के लिए आए थे और उसी के द्वारा क्या हुआ, उसी संगठन के द्वारा बाद में संविधान सभा का गठन हुआ, फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये भी पूछा जाता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार है ना कुल 389 क्या थे? संविधान सभा के मेंबर थे। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार। और इस 389 में से 296 जो थे इलेक्टेड थे। 296 क्या थे? इलेक्टेड। अर्थात 389 में से 296 का निर्वाचन हुआ था, जबकि 93 जो थे वह मनोनीत थे। क्या थे दोस्तों? मनोनीत थे। क्या थे दोस्तों? 296 निर्वाचित हुए थे और 93 का क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। बात करें संविधान सभा में महिला सदस्य की, तो संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 थी। 15 क्या थी जी? महिला सदस्य। किसमें? संविधान सभा में। और अनुसूचित जनजाति अर्थात ST कितने थे? तो ST मेंबर 33 थे। अर्थात संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थे? तो महिला सदस्य 15 थे। और अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे? तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर? तो मछलीपट्टनम जो शहर है वह कलमकारी चित्रकला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों एजेंडा 21 डैश में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो एजेंडा 21 जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, उसमें यह क्या है? एक एजेंडा दिया गया था कि आने वाले 21वीं सदी में है ना मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध कैसा हो, उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो उससे संबंधित है। ये भी पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर है। बात करें हम लोग शशि थरूर की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, तो शशि थरूर ने लिखा है पैक्स इंडिया। क्या? पैक्स इंडिया किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। अब हम बात करेंगे विक्रम सेठ की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, तो टू लैब्स। क्या? टू लैब्स नामक पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखा है। अ सुटेबल बॉय नामक पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखा है। गोल्डन गेट नामक पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखा है। बात करें मनमोहन सिंह की, तो चेंजिंग इंडिया। क्या है दोस्तों? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पालकोडा पहाड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोडा पहाड़ी कहाँ है?
आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ महालेश्वर की पहाड़ी, तो महालेश्वर की पहाड़ी दोस्तों महाराष्ट्र में। महालेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसी महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। पूछा जाएगा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महालेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी। तो हम जानते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में और तमिलनाडु में है। केरल प्लस तमिलनाडु में क्या है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? अनाईमुड्डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? अनाईमुड्डी जो है वह अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। या फिर यूं सवाल पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। एक ऑप्शन में दिया हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के संलग्न है। क्या है? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के संलग्न है, जो तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। यहाँ से ही पूछता है कि डोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी में डोडा जनजाति पाया जाता है, अर्थात तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा ताशकंद में 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना करी गई थी। एक ऑप्शन में दिया हुआ 1934, तो इसको भी हम लोग जानते हैं। 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी। पूछा जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब करी गई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। जानते हैं 1920 में क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? 1919 का मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। बात करें हम लोग नर्मदा नदी की उद्गम की, किसकी बात करें? नर्मदा नदी की उद्गम, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश बोलते हैं। लाइफ लाइन ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश किसको बोलते हैं दोस्तों? नर्मदा नदी को, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। बात करें हम लोग कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विजयवाड़ा शहर जो है वह कृष्णा नदी के तट पर है। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर है? तो कृष्णा नदी के तट पर। बात करें हम लोग कावेरी की, तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। और यह कहाँ जा कर के मिलती है? तो इसका मुहाना कहाँ है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बात करें हम लोग गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और ये भी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रसिद्ध शहर तिरुचिरापल्ली जो है वह कावेरी नदी के किनारे है, जबकि नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे है। और जबलपुर मध्य प्रदेश, कहाँ? जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो बात करें हम लोग श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल का, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है?
वॉलीबॉल है। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने में प्रथम भारतीय क्रिकेट का कप्तान कौन था? तो भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। पहला जीता था 1983 में और दूसरा जीता है 2011 में। तो 1983 के कैप्टन पूछा जा रहा है, तो 1983 में कैप्टन जो थे कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। जबकि 2011 के विश्व कप में हम कैप्टन की बात करें तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी थे। 2011 के जो वर्ल्ड कप भारत जीता क्रिकेट का, उसमें कौन से कप्तान थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। और 2023 का हाल ही में वर्ल्ड कप क्रिकेट का संपन्न हुआ है, उसमें पूछा जाए कैप्टन कौन थे? तो रोहित शर्मा थे। तो याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा 2023 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ है उसका एक झलक हम लोग देखेंगे। तो इसमें विजेता 2023 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ है, विजेता कौन हुआ? तो विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। कौन रहा दोस्तों? विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन है? इंडिया। सर्वाधिक रन की बात करें तो सर्वाधिक रन अपना विराट कोहली बनाया था 765। सर्वाधिक विकेट की बात करें तो सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी लिए थे 24 विकेट। गोल्डन बैट किसको मिला? तो गोल्डन बैट सर्वाधिक रन बनाने वाले को मिलता है, अर्थात गोल्डन बैट विराट कोहली को मिला। गोल्डन बॉल किसको मिला? तो गोल्डन बॉल मोहम्मद शामी को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको मिला? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको मिला? विराट कोहली को मिला। तो ये था विश्व कप 2023 की कुछ बातें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खेल यूथांड कप से संबंधित है? तो यूथांड कप से संबंधित खेल कौन सा है? लॉन टेनिस है। क्या है दोस्तों? लॉन टेनिस है। एक और भी पूछा जाता है डेविस कप। क्या पूछा जाता है दोस्तों? डेविस कप किस खेल से है? तो डेविस कप भी लॉन टेनिस से है। जय लक्ष्मी कप किस खेल से है? तो जय लक्ष्मी कप जो है लॉन टेनिस से है। राजेंद्र प्रसाद कप किस खेल से है? तो राजेंद्र प्रसाद कप जो है वो भी लॉन टेनिस से है। एक पूछा जाता है स्वेथलिंग कप किस खेल से है? तो स्वेथलिंग कप जो है टेबल टेनिस है। कौन सा कप? स्वेथलिंग कप किस खेल से है? तो स्वेथलिंग कप जो है वह टेबल टेनिस से संबंधित है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? तो जीआईसी अर्थात जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1972 में किया गया था। जबकि हम लोग बात करें एलआईसी तो एलआईसी 1956 में। एलआईसी कब? एलआईसी 1956 में। जबकि जीआईसी कब? तो जीआईसी 1972 में। अगला प्रश्न है 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई? तो 1722 की बात हो रही है। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी दोस्तों? सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। और सवाई राजा जय सिंह ने 5 जगहों पर, कितने जगहों पर? 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया। और वह जंतर मंतर क्या था? तो वह जंतर मंतर वेधशाला था। क्या था दोस्तों? वेधशाला था। और जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, वाराणसी में है और उज्जैन में है। जंतर मंतर कहाँ है दोस्तों? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य अर्थात आईसीएस बनने वाले पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अगला प्रश्न है हमारा कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में घोषित किया गया था। तो कृषि उड़ान योजना का जो घोषणा किया गया था वह 2020 में किया गया था। किस में किया गया था? 2020 में। यहाँ बजट आया है तो सबसे पहले हम लोग बजट की बात करते हैं।
तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, जबकि बजट शब्द के बदले वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख देता है। बात करें हम लोग बजट की, तो बजट जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है दोस्तों? चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया। जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। पूछा जाता है भारत में अभी तक सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का क्या है? लक्ष्य रखा है। चंद्रमा पर अभी तक भारत के 3 अभियान रहे हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 की बात करें चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 की बात करें तो वह 14 जुलाई, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। लेकिन चांद पर चंद्रयान कब पहुंचा? तो चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 का लैंडिंग कब हुआ था? 23 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 23 अगस्त को चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इसीलिए 23 अगस्त को वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए 23 अगस्त को हर साल क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्या मनाया जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पूछा जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023 में मनाया जाएगा। चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से हुआ था? तो बोकारो इस्पात और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना है यूएसएसआर से हुआ था। बात करें हमने राउरकेला, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था जर्मनी से। किसके सहायता से? जर्मनी के सहायता से हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 में से किसे शामिल किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो था बिना वकील, बिना दलील और बिना गवाही का कानून था। तो इसका राइट आंसर होगा सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस सेंसरशिप हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रोलेट एक्ट की। तो रोलेट एक्ट जो था वह सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत प्लस प्रेस सेंसरशिप से था। और रोलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल कब किए थे? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी का देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य। तो छतों पर वर्षा जल संचयन करने की योजना बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य तमिलनाडु है। क्या है दोस्तों? तमिलनाडु है। बात करें हम लोग तमिलनाडु के सीएम का, तो तमिलनाडु का सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु का सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर की बात करें तो तमिलनाडु का गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि है। तमिलनाडु का गवर्नर कौन है दोस्तों? तमिलनाडु का गवर्नर आर.एन. रवि है। बात करते हैं हम लोग मेघालय का, तो मेघालय का सीएम कौन है? जान ही रहे हम लोग, मेघालय का सीएम कोनराड संगमा है। कौन है दोस्तों?
कोनराड संगमा है। गवर्नर की बात करें तो मेघालय का गवर्नर फागू चौहान है। क्या है दोस्तों? फागू चौहान वर्तमान में मेघालय के गवर्नर है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर है। अभी हाल ही में अंबेडकर साहब की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 206 फीट है। कितने फीट है दोस्तों? 206 फीट है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र पूछा जा रहा है, तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है तो जनसांख्यिकी जो है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो वह देश क्या है? वह देश जापान है। अगला प्रश्न है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई भारतीय राज्य त्रिपुरा का एक लोक नृत्य। बात करें हम लोग बिहार का लोक नृत्य कौन कौन है? जट जटिन, विदेशिया है, लौंडा नाच है। बिहार का क्या है? जट जटिन हो गया, विदेशिया हो गया, लौंडा नाच हो गया। बात करें हम लोग गोवा का तो गोवा का क्या है? खोल, ढकनी और मांडी। गोवा का क्या है? गोवा का लोक नृत्य है मांडी, खोल, ढकनी। क्या क्या है गोवा का? मांडी, खोल और ढकनी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का नृत्य क्या है? यक्षगान है। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे। अगला प्रश्न है, समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में डैश द्वीप देश शामिल है? तो समुद्र के पार दो ही पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो। कौन कौन है? श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना? तो टीपू सुल्तान जो है कब? 1782 में। कब? 1782 ईस्वी में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। अब हम लोग ये जानते हैं, ये जो प्रश्न है आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ, जो मद्रास के संधि के तहत समाप्त किया गया। किस संधि के तहत? मद्रास के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया। अब बात करें हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ, और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो हुआ था, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। सेकेंड एंग्लो इंडियन युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली की मृत्यु हुई, और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान वहां का क्या हुआ? शासक बना। जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध था उसको मंगलोर की संधि के तहत समाप्त किया गया। अब बात करें तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ था, और इसे समाप्त किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। अब बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1799 में हुआ था, और इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो S&P रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ महोत्सव अम्बुबाची। पूछता है अम्बुबाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अम्बुबाची महोत्सव असम में मनाया जाता है। वांगचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वांगचुआ महोत्सव असम में मनाया जाता है। बात करें हम लोग मांडू महोत्सव,
तो मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? एमपी में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? एमपी में मनाया जाता है। स्वर्ण महोत्सव की बात करें तो स्वर्ण महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। स्वर्ण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अम्बुबाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अम्बुबाची महोत्सव असम में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप जो है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाया था। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध की जो पूजा है, जो पूजा स्थल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। और भारत का सबसे बड़ा चैत्य की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा चैत्य जो है कार्ले का चैत्य है। कौन सा है? कार्ले का चैत्य। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो हम जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन ने बंगाल में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? बंगाल में किया था। अगला प्रश्न है, मुंबई में अगला प्रश्न है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश के स्वागत करने हेतु कराया गया था? तो हम जानते हैं किंग जॉर्ज प्रथम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत में क्या किया गया था? उसकी पत्नी मैरी के स्वागत में क्या किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करने वाले अनुच्छेद क्या है? वह अनुच्छेद 40 है। बात करें हम लोग अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 में आता है कुटीर एवं लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 में क्या आता है दोस्तों? कुटीर एवं लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। और वो भी पूछा जाता है मनरेगा, एक संस्था चलती है मनरेगा, वह किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मनरेगा अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। बात करें हम लोग अनुच्छेद 39A की, तो अनुच्छेद 39A में क्या कहा गया है? निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये सब क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो वाद्य योग नहीं है, अर्थात उसके लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नीति निर्देशक के किस अधिकार को आपको दे। और नीति निर्देशक भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। और संविधान की भाग की बात करें तो भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में किया गया था। बात करें हम लोग जनगणना की, तो भारत में पहली जनगणना 1872 में, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और लॉर्ड मेयो था, जो लॉर्ड मेयो था अंग्रेज का वायसराय था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 था। पूछता है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल की हत्या छुरा भोंक कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान था जिसने छुरा भोंक करके कर दी गई थी। भारत में नियमित जनगणना, तो भारत में नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से होता है। किसके कार्यकाल से? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। जबकि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछता है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग एज या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जबकि लघु विभाजक वर्ष, क्या दोस्तों? लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212। अगला प्रश्न है, वाग्भट ने हर्षचरित की रचना
किस भाषा में की थी? तो वाग्भट ने हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में की थी। किसमें करी थी? संस्कृत भाषा में करी थी। ये भी पूछा जाता है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक भी वाग्भट है। कादम्बरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? वाग्भट ने लिखा है। और हर्षचरित को भी वाग्भट ने ही लिखा है। वाग्भट जो थे वो किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची है। कौन है दोस्तों? अरिंदम बागची जो है यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है, टीएच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो टीएच विनायक राम का संबंध घट्टम से है। किससे है? घट्टम से। और पूछता है अमजद अली खान किससे है? तो अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद वादन से है। सितार और तबला का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सितार और तबला के जनक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। पूछता है मृदंग क्या है? पूछता है कला और संस्कृति से रिलेटेड मृदंग क्या है? तो जो दो मुंह वाला ढोल, क्या है मृदंग? दो मुंह वाला ढोल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृदंग बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो हम जानते हैं सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। सोन किसकी नदी है? सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। सोन, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों नदी अमरकंटक से निकलती है। कौन कौन नदी? सोन नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और ताप्ती नदी अमरकंटक से निकलती है। और सोन अमरकंटक से निकल करके पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन नदी पटना के समीप किस में मिलती है? गंगा में मिल जाती। जबकि काबुल, शोक और गिलगित ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु कहाँ से निकलती है? तो सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है? संविधान की प्रस्तावना में क्या है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात करी गई है। तो ये हो गया भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है 1976 ईस्वी में यह 3 शब्द जोड़े गए थे। याद रखेंगे आप लोग, इसका ट्रिक है SIS। एस से क्या हो गया? सेकुलरिज्म, जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। आई से हो गया इंटेग्रिटी, मतलब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। और एस से क्या हो गया? सोशलिस्ट। क्या हो गया दोस्तों? सोशलिस्ट, अर्थात धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और समाजवाद, ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन 1976 में हुआ। बात करें हम लोग अनुच्छेद 44 की, तो अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? एक समान सिविल संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने दिया। किसने दिया दोस्तों? श्री नारायण गुरु ने दिया। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर और दक्षिण की बात हो रही है, तो दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाली प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालानुक्रम है। तो इसका सही कालानुक्रम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका शमसुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया। पूछती है भारत की पहली महिला शासिका, तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है?
नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है मेन फ्रेम कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं जिसमें एक साथ एक ही गेटवे से जोड़ा जाए, वो पर्सनल होता है, जैसे लैपटॉप पीसी वगैरह पर्सनल होते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। पूछा जाता है कि भारत में ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक पदक जीते था कौन? तो ओलंपिक में पहला व्यक्ति अभिनव बिंद्रा ने जीता था। जबकि ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? तो ओलंपिक में पहला पदक जो है केडी जाधव जीता था। किसने जीता था? केडी जाधव जीता था। महिला की बात करें तो ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वह कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई? तो क्या हुआ, जो 1857 की क्रांति है उसमें 1858 ईस्वी में झांसी की रानी अंग्रेज हीरोज के खिलाफ लड़ रही थी और इसमें उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, भारत में पैरा एशियन गेम 2023 में कितने पदक जीते? तो भारत पैरा एशियन गेम 2021 में जो है 111 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो एकीकृत या गरीबी हटाओ ये सब किस में है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अब हम लोग साइंस सेक्शन में आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, समुद्र की सतह पर लवणता क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है समुद्र की सतह पर लवणता क्या होता है? तो समुद्र की जो सतह होती है उस पर लवणता बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या? बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? तो CHCl3 का सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म है। क्या है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 का सामान्य नाम। बात करें हम लोग सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? NaCl होता है। बात करें हम लोग एथिल क्लोराइड, तो CH3Cl जो होगा एथिल क्लोराइड होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो HCl जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिप्रेजेंट करता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में या बेहोशी के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के चमक है? तो यह हो जाएगा स्पेकुलर परावर्तन। क्या हो जाएगा? परावर्तक परावर्तन। अगला प्रश्न हमारा, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। तो इंसुलिन के अपर्याप्त स्रवण से क्या होता है? डायबिटीज, मधुमेह और या डायबिटीज मेलेटिस होता है। क्या होता है? डायबिटीज मेलेटिस होता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1828 में निम्न में से किसने प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक को अमोनियम क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक के साथ गर्म करने से जीवित जीव या किसी जीवित जीव किसी भाग की सहायता के बिना यूरिया का उत्पादन होता है? तो ये बात बताया था फ्रेडरिक वोहलर ने। किसने बताया था दोस्तों? ये बात बताया था फ्रेडरिक वोहलर ने। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। सौर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो जो CS है इधर से इधर जाएंगे फिर यहाँ, तो यहाँ पे आ रहा है, जब इधर जा रहे हैं तो घट रहा है, फिर तो क्या होता है? बढ़ता। तो क्या होता है? सीजियम जो CS जो है वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या होता है, नॉर्मल की ओर झुकता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और साथ में वह अभिलंब की ओर झुकती है अर्थात नॉर्मल की ओर झुकती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या किया जाता है, तो समूह जो 18 है वह होता है निष्क्रिय गैस। क्या होता है दोस्तों, वह होता है निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है, डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा है, क्या है, आर्थ्रोपोडा है, उसमें पैर जुड़े होते हैं, जैसे मच्छर, मधुमक्खी, ठीक है, तेलचट्टा, है ना, ये सब क्या है, ये सब आर्थ्रोपोडा में होते हैं। और आर्थ्रोपोडा में पशुओं में क्या होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं। बात करें हम लोग एनिलिडा की, तो एनिलिडा में क्या होता है, जो लीड की तरह सीधा, अर्थात जोक, केचुआ, नेरिस, ये सब किस में आता है, तो ये सब एनिलिडा में आता है। अगला प्रश्न है, जी मतलब यहाँ इस जो जी दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात त्वरण की इकाई, तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न दिया है, शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस अर्थात वृषण में होता है। कहाँ कहाँ होता है, टेस्टिस अर्थात वृषण में होता है। अगला दिया हुआ है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है, कंडरा करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय क्या है, आघातवर्धनीयता को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आघातवर्धनीयता बोलते हैं जिसे धातुओं का ऐसा गुण जिसे उसे पीट पीट कर पतली पतली शीट में अर्थात चादरों में परिणत किया जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आघातवर्धनीय बोलते हैं। सबसे अधिक सोना चांदी होता है, तो सोना इसमें है नहीं, इसीलिए एजी हो जाएगा, सोना चांदी, उसके बाद तांबा होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो द्रव्यमान की परिभाषा को हम लोग समझेंगे, क्या दिया हुआ, द्रव्यमान की परिभाषा रासायनिक संतुलन के आधार पर नहीं, ये नहीं, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। क्या पूछ रहा है इसमें, द्रव्यमान की परिभाषा, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक क्या है, अदिश राशि है। ये राइट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, दिशाहीन होता है, इसीलिए क्या है, यह अदिश राशि है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। तो पुरुषों में जो वृषण कोष होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर की तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरा होनी चाहिए, उनमें एक क्या, सीधा सीधा आप समझिए, कार्य होता क्या है, जब हम किसी भी वस्तु में क्या, जब हम किसी भी वस्तु में बल लगाएं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए अर्थात विस्थापन होना चाहिए, उसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि कार्य हुआ। तो पहला ऑप्शन दिया है बल की आवश्यकता नहीं है, ये गलत। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो, ये भी गलत। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, ये भी गलत। वस्तु का विस्थापन नहीं होना चाहिए, वस्तु का विस्थापन नहीं होना चाहिए, कहने के लिए दो शर्त पूरी होना चाहिए, उनमें से एक है नहीं, उसमें एक है कि वस्तु में क्या होना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु क्या होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। जब हम बल लगाएं तो वस्तु में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, तभी समझा जाएगा कि कार्य हुआ। सुबह से शाम तक आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, यदि उस दीवार में विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य शून्य समझा जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफसीसी कम। क्या हो जाएगा, एफसीसी कम। जिब्रेलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, साइटोसिन है यह भी एक पादप हार्मोन है, ऑक्सिन जो है ये भी पादप हार्मोन है, एफसीसी कम जो है ये पादप हार्मोन है। अब हम जानेंगे एफसीसी कम का काम।
तो एब्सिसिक अम्ल जो है वह क्या है, वृद्धि, अंकुरन और कोशिका विभाजन को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, वृद्धि हो गया, अंकुरन हो गया और कोशिका विभाजन को यह रोकने का काम करता है। जिबरेलिन की बात करें तो जिबरेलिन अंकुरन तथा वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जिबरेलिन क्या करता है, अंकुरन तथा वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बात करें साइटोकाइनिस तो साइटोकाइनिस क्या है, कोशिका से संबंधित अर्थात कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिस किस क्या करता है, तो साइटोकाइनिस जो है कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। बात करें हम लोग ऑक्सिन की तो यह प्रकाशानुवर्तन क्रियाओं में होता है और ऑक्सियोनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि को मापते हैं। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन है यह खरपतवार को क्या करता है, नाश करता है, कीटों को क्या करता है, नाश करता है। पूछता है एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है तो वह हार्मोन एथिलीन है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है कौन है, एथिलीन है। जो फल जो है पेड़ पर ही प्राकृतिक रूप से पकते हैं, किसके कारण, एथिलीन के कारण, जबकि हम फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं एसिटिलीन गैस के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 33 सीढ़ियाँ चढ़ती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करनी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ क्या हो रहा है, किस तरफ ऊंचाई की तरफ जा रहा है अर्थात ग्रेविटी के विरुद्ध में कार्य हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, mgh होगा। क्या होगा, mgh। सबसे पहले इसका हम लोग हाइट निकालेंगे तो 43 सीढ़ी चढ़ता है, 15 सेकेंड है, 15 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में बदलिएगा तो 100 हो जाएगा। तो 15 × 45 का 5, 15 × 4 60 और 5 45 और बटा में 100 तो 6.45 मीटर इसका क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। एम दिया हुआ है 50 केजी, जी दिया ही हुआ है 10 है जी का वैल्यू। तो mgh हम जब निकालेंगे तो mgh निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, mgh और पावर निकालना है। पावर निकालना है तो क्या होगा, mgh और अपॉन में क्या, क्यों, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर निकालिए तो m का वैल्यू 50 हो जाएगा, g का वैल्यू 10 हो जाएगा, हाइट का वैल्यू 6.45 हो जाएगा और टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है। जब इसका काटा पीटी करेंगे आप तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 5 से ये 2 कटेगा, 6 दूना 12 22, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 622.5। कितना हो जाएगा, 622.5 वाट उसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा डैश इकाई है। तो यूनिट निकालना है तो सबको गुना कर लीजिए और 1000 से भाग दीजिए। तो 100 × 8 × 5 और अपॉन में 1000। 2 जीरो से ये 2 जीरो और 5 से ये 2, 2 से ये क्या 4, अर्थात 4 यूनिट है। कितने यूनिट है, 4 यूनिट। अगला प्रश्न है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श पर u वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है तो चाल में परिवर्तन, तो क्या है, इनिशियल और फाइनल। क्या, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है अर्थात चाल में परिवर्तन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, तो कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16, तो 2 है। तो 16 दूना 32, जब आप जोड़ेंगे तो 44 U एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ म्यू दे दिया गया जबकि सभी में U होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 44 एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश की प्रवाहित करने में किया गया कार्य सीधा W बराबर क्या होता है, V × Q होता है। W बराबर V × Q। तो V का वैल्यू 10 दिया हुआ है, Q अर्थात कूलम मतलब आवेश का वैल्यू 5 दिया हुआ है, जोड़ गुना करेंगे तो 10 × 50 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 × 50 जूल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। तो हम क्या है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेरिडोफाइटा। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के वीडियो और अप टू डेट के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए